हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 27 जुलाई को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से जैव संसाधन नहीं है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा ऑप्शन है पशु, तीसरा ऑप्शन है वनस्पति जात या चौथा ऑप्शन है चट्टाने। तो इनमें से जो चट्टाने हैं वह जैव संसाधन का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है। पहला ऑप्शन है चट्टान, दूसरा खनिज, तीसरा सौर ऊर्जा या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए संसाधनों में से जो सौर ऊर्जा है वह एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सौर ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, दूसरा ऑप्शन है खादर मृदा, तीसरा ऑप्शन है रेंगर मृदा या चौथा ऑप्शन है बांगर मृदा। तो काली मृदा को रेंगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है खादर, दूसरा ऑप्शन है बांगर, तीसरा ऑप्शन है लाल मृदा या चौथा ऑप्शन है पीली मृदा। तो नई जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 खादर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लेटराइल मिट्टी या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लाल मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 लाल मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लौह किस प्रकार का संसाधन है। पहला ऑप्शन है नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा ऑप्शन है जैव संसाधन, तीसरा ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन या चौथा ऑप्शन है प्रवाह। तो लौह एक प्रकार की अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी या चौथा ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक बांगर और दूसरा खादर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। तो बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। पहला ऑप्शन है खादर, दूसरा ऑप्शन है बांगर, तीसरा ऑप्शन है लाल या चौथा लेटराइल। तो बांगर मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। पहला ऑप्शन है 43%, दूसरा 30%, तीसरा 27% या चौथा 40%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% क्षेत्र पर पठारी भाग स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है समयांता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 2 या चौथा 6। तो समयांता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटी जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन है 1997, तीसरा ऑप्शन है 2005 या चौथा ऑप्शन है 2012। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी को की गई थी, जो ब्राजील में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कृषि योग्य भूमि, दूसरा बंजर भूमि, तीसरा चारागाह या चौथा वन भूमि। तो जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य ताप या चौथा ऑप्शन है लौह अयस्क। तो दिए गए संसाधनों में से जो मनुष्य है वह एक जैव संसाधन का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मनुष्य। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है अमीर के हिसाब से, दूसरा ऑप्शन है गरीब के हिसाब से, तीसरा ऑप्शन है सरकार के हिसाब से या चौथा ऑप्शन है न्याय संगत। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समयावता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार की होती हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समयावता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटी जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटी जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है गहन सिंचाई, दूसरा ऑप्शन है अधिक सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन या चौथा ऑप्शन है पशुचारण। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अधिक सिंचाई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है गहन सिंचाई, दूसरा ऑप्शन है अधिक सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन या चौथा ऑप्शन है पशुचारण। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण पशुचारण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पशुचारण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी में कहाँ की गई थी? पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम, दूसरा ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क में या चौथा ऑप्शन है जोहान्सबर्ग में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन है नवीकरणीय यौगिक संसाधन, दूसरा ऑप्शन है प्रवाह संसाधन, तीसरा ऑप्शन है जैव संसाधन या चौथा ऑप्शन है अनवीकरणीय यौगिक संसाधन। तो लौह अयस्क एक प्रकार के अनवीकरणीय यौगिक संसाधन है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा ऑप्शन है संसाधन, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण या चौथा ऑप्शन है नियोजन। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? पहला ऑप्शन है वनों को काटना, दूसरा ऑप्शन है अति पशुचारण, तीसरा ऑप्शन है खनन या चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी पालन। तो इनमें से जो मधुमक्खी पालन है वह भूमि निम्नीकरण में भूमिका नहीं निभाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 27%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 43% या चौथा ऑप्शन है 87%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग मैदान के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतों के रूप में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है 27%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन 43% या चौथा ऑप्शन है 87%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र के रूप में पाई जाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है 27%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 43% या चौथा ऑप्शन है 87%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग पठारी क्षेत्र के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस प्रकार का संसाधन मानते हैं। पहला ऑप्शन है जैव संसाधन, दूसरा ऑप्शन है अजैव संसाधन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय संसाधन या चौथा ऑप्शन है सामुदायिक संसाधन। तो यदि हमारे घर में एक दूध देने वाली गाय है तो उस गाय को हम जैव संसाधन के रूप में मानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन कृषि योग्य भूमि, दूसरा ऑप्शन है बंजर भूमि, तीसरा ऑप्शन है चारागाह भूमि या चौथा ऑप्शन है वन भूमि। तो जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांगर और खादर किस प्रकार की मृदा है। पहला ऑप्शन है लाल पीली मृदा, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी या चौथा ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो बांगर और खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी की उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर के बाद, दूसरा ऑप्शन है 200 किलोमीटर के बाद, तीसरा ऑप्शन है 150 किलोमीटर के बाद या चौथा ऑप्शन है 180 किलोमीटर के बाद। तो किसी भी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार 200 किलोमीटर के अंदर ही होती है, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 200 किलोमीटर के बाद किसी भी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। पहला ऑप्शन है जल संसाधन, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा या चौथा ऑप्शन है कोयला। तो दिए गए संसाधनों में से जो कोयला है वह नवीकरणीय संसाधन नहीं है, क्योंकि कोयला को बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन नहीं है। पहला ऑप्शन है तालाब, दूसरा ऑप्शन है नदी, तीसरा ऑप्शन है खनिज या चौथा ऑप्शन है वन। तो दिए गए संसाधनों में से जो तालाब है वह एक व्यक्तिगत संसाधन है, वह राष्ट्रीय संसाधन नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तालाब। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में इनमें से कौन सा पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम की, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन की, तीसरा ऑप्शन है पोटास की या चौथा ऑप्शन है फास्फोरस की। तो भारत के लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है लेटराइल मृदा, दूसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय मृदा, तीसरा ऑप्शन है काली मृदा या चौथा ऑप्शन है जलोढ़ मृदा। तो भारत के पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि इनमें से किस मिट्टी को रेगर या रेगुर मृदा भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी को, दूसरा ऑप्शन है लेटराइल मिट्टी को, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी को या चौथा ऑप्शन है लाल एवं पीली मिट्टी को। तो दिए गए मिट्टियों के प्रकार में जो काली मिट्टी है उसे हम लोग रेगर या रेगुर मृदा भी कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है।
पहला ऑप्शन है लाल एवं पीली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी या चौथा ऑप्शन है लेटराइल मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सबसे नवीन जलोढ़ मृदा कौन सी है। पहला ऑप्शन है बांगर, दूसरा ऑप्शन है खादर, तीसरा ऑप्शन है भाबर या चौथा ऑप्शन है तराई। तो नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 खादर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा संसाधन राजस्थान में संभावित संसाधन के रूप में विद्यमान है। पहला ऑप्शन है जल संसाधन, दूसरा ऑप्शन है ज्वारीय संसाधन, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा या चौथा ऑप्शन है भूतापीय। तो राजस्थान में संभावित संसाधन के रूप में सौर ऊर्जा विद्यमान है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी मानी जाती है। पहला ऑप्शन है काली मृदा को, दूसरा मरुस्थलीय मृदा को, तीसरा ऑप्शन है पर्वतीय मृदा को या चौथा ऑप्शन है लेटराइल मृदा को। तो काजू की फसल की सबसे उपयुक्त मृदा लेटराइल मृदा होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए इनमें कौन से कारक महत्वपूर्ण नहीं है। पहला ऑप्शन है समोचन रेखीय जुताई, दूसरा ऑप्शन है वृक्षों की रक्षक मेघला, तीसरा ऑप्शन है घास की पेटी या चौथा ऑप्शन है सीढ़ीनुमा कृषि। तो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए वृक्षों की रक्षक मेघला महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में सीढ़ीनुमा या सोपानी कृषि की जाती है। पहला ऑप्शन है झारखंड में, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड में या चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो दिए गए राज्यों में से जो उत्तराखंड है वहां सीढ़ीनुमा या सोपानी कृषि की जाती है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आज के हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और हाँ हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।